तो में हार्ट अटैक हो रहा है। बिना कारण के तो दुनिया में कार्य नहीं होता, कारण तो है ना। 40 साल पहले कुछ नहीं था और अब इतनी तेजी से बढ़ रहा है। इसका सीधा कारण कि आज हम जो खा पी रहे हैं सब में विष है, सब जहर है एक प्रकार से, और वो ऑर्गन को वीक करता है और धीरे धीरे आदमी बीमारी और अनेक तरह की विपदाओं का ग्रस्त हो रहा है। ये इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम आज दिखाई देता है। लेकिन हमारी ताकत किस बात पे? उत्पादन बढ़े, उत्पादन बढ़े। कहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाओ, साइंटिस्ट से मिलो, बस उत्पादन। ये नहीं देखते पर्यावरण का क्या हाल है, लोगों के स्वास्थ्य का क्या हाल। और तीसरी बात, एक हिस्सा तो आकाश में गया, दूसरा हिस्सा हमारे खाने में गया, और तीसरा हिस्सा कहाँ गया? वो धीरे धीरे जो पानी देते हैं ना, वो भूमिगत वाटर जो है ना, उसमें जाकर के मिल गया। ये जो पानी की बोतलें लिए घूमते हैं हम, 30 साल पहले किसी के हाथ में थी? बोलो भाई लोगों। आज अब मैं बालक पढ़ाता रहा हूं सारी जिंदगी। इस क्लास में प्रश्नोत्तर करेंगे तो नींद भी कम आएगी और समझ में भी आएगा। ठीक है क्या नहीं? ईमानदारी से बताओ, 30 साल पहले बोतल थी किसी के हाथ में? कहीं भी पानी पीते थे। अब नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? कि ये जो जहर डाला गया ना, और इन फैक्ट्रियों के द्वारा, वो धीरे धीरे भूमिगत पानी में मिल गया। अभी जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, आजकल मैं गांव में जाता हूं और रात को गांव सभा करता हूं, तो मेरे साथ कलेक्टर महोदय भी होते हैं। मैं चिंता जब लोगों के बीच में बताता हूं तो मेरे को आनंद खेड़ा के कलेक्टर महोदय ने बताया, ये तो हमारे साथ हो चुका है। अभी ये तंबाकू की खेती करते हैं ना आनंद के पास, तो उन्होंने बताया मेरे पास गांव के लोग एक एप्लीकेशन लेके आए, जी हमारे गांव में नल से जल की व्यवस्था करो, टंकी बनाओ पानी की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा है और हम बनवा देंगे। जाके उन्होंने गांव का भूमिगत पानी टेस्ट किया तो उसमें नाइट्रेट मिला। उन्होंने सोचा दूसरे गांव में कर देते हैं, पाइपलाइन से यहां भी आ जाएगा। वहां गए तो उसमें भी नाइट्रेट, और वो कहे हम चलते गए 25 गांव का पानी टेस्ट किया, सब में नाइट्रेट मिला। मेरे आदरणीयों, आप सोचिए, मेरा आपका तो जैसे तैसे जीवन कटेगा, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां उनका क्या बनेगा? जिन पोतों के पैदा होने पर हम थालियां बजाते हैं, उनका भविष्य तो देखिए क्या होगा। ना लेने के लिए हवा, ना पीने का पानी, और ना खाने की शुद्धता। वो जिंदगी जिएंगे कैसे? क्या ये तरीका चलता रहेगा? दवाइयों पर सारी जिंदगी कैसे जिया जा सकता है? और कैंसर तो ऐसी बीमारी है, टाइम तो बढ़ा देती दवाई, जिंदगी तो अब भी नहीं बच पा रही। जिस घर में कैंसर आ गया, पूरे घर की शांति भंग, सारा पैसा खत्म, जीवन तबाह हो जाता है। और इसका समाधान है खान पान, शुद्धता। और दुनिया में हम देखते हैं जो प्राणी इस हमारी दौड़ से बचे हुए हैं वो तो ठीक ठाक हैं। अभी समुद्र में बताओ कौन से अस्पतालों की व्यवस्था है? बताओ मछली को चश्मा लगे देखा हो, किसी गाय भैंस को कोलगेट का सुरक्षा चक्र अपनाते देखा हो, किसी अन्य। ये जो आदमी है ना, ये समझदार, जहां जहां बेचारे के कदम पड़े वही बंटा ढार हो गया। इस धरती पर पशु पक्षी वही बीमार हैं जो आदमी के काबू में है। जो इसकी गिरफ्त से बाहर है वो सब ठीक ठाक हैं। इसने अपना भी विनाश कर लिया और उनका भी कर लिया। और ये सब कृत्रिम बनावटी कार्यक्रम, ये विदेशी खेती, इसका हल प्राकृतिक खेती है। भाई और बहनों, प्राकृतिक खेती में क्या कमाल है उसको थोड़ा समझिए। मैं समाप्ति की ओर आता हूं। प्राकृतिक खेती, जो लोग कहते हैं ना इसे भूखा मरेगा देश, भूखा इससे नहीं मरेगा, जिस रास्ते पे चल रहे उससे मरेगा। और मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं। अब एक ईमानदारी से प्लीज बोलना, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना जी। नंबर 2,
धरती का ऑर्गेनिक कार्बन घटेगा तो उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। दुनिया का, विश्व का कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, मॉडर्न केमिकल साइंटिस्ट मेरे को सिद्ध करके बता दे कि यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, तो हमें इसे स्वीकार करने को तैयार हैं गुरु। और मैं यहां छाती तान के कहता हूं, प्राकृतिक खेती में हर साल धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता, हर साल बढ़ता, हर साल बढ़ता है। अब ऑर्गेनिक कार्बन घटाने वाले खाद्यापूर्ति कर पाएंगे या बढ़ाने वाले कर पाएंगे? सीधा फार्मूला। और अब यूएनओ की नई रिपोर्ट आई है अभी 1-1.5 महीना पहले। अब दुनिया में रासायनिक खेती के कारण 10% उत्पादन कम हो चुका है और ये कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? अब इसको समझिए, बहुत बड़ा मजा आएगा आपको समझने में। देखिए, ये जो धरती माँ है ना, ये ईश्वर की रचना है, मेरी आपकी नहीं है। भगवान पूर्ण, उसकी रचना भी पूर्ण है। आदमी अपूर्ण, उसकी रचना भी अपूर्ण है। इस धरती माता में पौधे के भोजन के लिए सारे खनिज विद्यमान हैं। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सब कुछ है। लेकिन वो सब जड़वत है, गांठ बांध के पड़ा। ये खनिज अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। इन खनिजों से पौधे का भोजन बनाने का काम करता अळसिया, मित्र कीट, सूक्ष्म जीवाणु। वो इनको तोड़ते हैं, खाते हैं, भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। अच्छा, जब पौधे का भोजन बनाने वाला ही मर जाएगा तो भोजन कौन बनाएगा? मैं एक बहुत मोटा उदाहरण सब किसानों में देता हूं, वो समझ में भी आ जाता है। हम सब के घर में किचन है और किचन में भोजन बनाने का सारा सामान होता है। आटा है, चावल है, चीनी है, घी है, तेल है, गैस है, सब कुछ है। लेकिन भोजन बनाने वाला ना हो तो क्या भोजन बन के अपने आप बाहर आ जाएगा? बोलो जी, नहीं आएगा ना। और सामान तो सारा है वहां पे, भोजन बनाने का तो सामान सारा है, लेकिन भोजन बनाने वाला कुक नहीं है तो भोजन नहीं बनेगा। बिल्कुल वैसे ही ये धरती माता किचन है पौधे का, और इस किचन में सारा सामान है पौधे का। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सब कुछ है। लेकिन सामान तो है, भोजन इन खनिजों से जो बनाते हैं वो सूक्ष्म जीवाणु हैं, अळसिया, मित्र कीट हैं। अब वो सारे हमने मार दिए। जब कुक ही मार दिया तो हमारा भोजन कौन बनाएगा? ये है समस्या जो कोई नहीं समझ रहा। ये बहुत जरूरी समझने की। और इसी का परिणाम फिर दोबारा आ पाओ, जब हरित क्रांति शुरू हुई, ये सूक्ष्म जीवाणु इतने थे कि वो 13 किलो नाइट्रोजन में इतना भोजन बनाते थे, खुद का ऑर्गेनिक कार्बन था, इसलिए बम्पर उत्पादन था। अब सूक्ष्म जीवाणु की पता क्या स्थिति है? मेरे खेत में एक दिन टीम आई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के साइंटिस्ट की, और मैं ये प्रचार करना शुरू कर चुका था। वो मेरा सारे मजाक करते थे कि ये भूखा मारेगा देश को, इसमें है ही कुछ नहीं, क्या दुनिया चांद पे चली गई, गाय के गोबर गोमूत्र में उलझा बैठा, ये मेरे को बोलते थे। लेकिन जब मेरा उत्पादन उन्होंने देखा तो वो आश्चर्य में थे, ये पैदावार कैसे लेता है। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया रिसर्च किया कि 2 गाड़ियां भर के आई साइंटिस्ट की, और उन्होंने क्या किया, कुरुक्षेत्र जिला के 5 तालुका हैं, सभी तालुका में गए, उनके जो प्रोग्रेसिव फार्मर थे उनके खेत की उन्होंने मिट्टी के सैंपल लिए 5-4 जगह से, और उस सारी मिट्टी को इकट्ठा करके यूं मिला करके लैब में, लेबोरेटरी में टेस्ट किया। और उसमें क्या पाया?
जो रासायनिक खेती करते थे किसान, उनकी 1 ग्राम मिट्टी में 30,05,000 बैक्टीरिया मेरा कितना मिला जी? 30,05,000। और फिर वो मेरे खेत में आए, उन्होंने मेरी खेत की मिट्टी के सैंपल अलग अलग लिए 200 एकड़ में, और उसको मिला, फिर लैब में गए, उसमें अब देखे कितने मिले। मेरी 1 ग्राम मिट्टी में 161 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया मिला, 161 करोड़, और उसमें मिले 30,05,000। उसी दिन वो घूम गए, और उनमें से कई वैज्ञानिक तो मेरे मिशन से जुड़ गए। और डॉक्टर हरिओम एक है जो घोर विरोधी थे। पिछले वर्ष भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया है प्राकृतिक खेती में काम करने के कारण, पिछले वर्ष। और ऐसे 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं जो घोर विरोधी थे, और जिन्होंने प्रैक्टिकल खेत देखा, मिट्टी सोइल को जांच किया, तो वो कहा हमने कितना अपराध किया है आने वाली पीढ़ियों के लिए, अब हम ये काम नहीं करेंगे। वो इसी काम पे जुटे हुए, इतना चेंज आया। अब आप बताओ, मेरे 161 करोड़ बैक्टीरिया, वो सारे कुक हैं। अब हम इतने लोग यहां पर बैठे हैं, और हमारे लिए भोजन कोई तैयार करे, 2 कुक लगा दिए जाए तो सबका भोजन बन जाएगा, और 50 लगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? जितने कुक ज्यादा बढ़ाओगे उतने स्पीड भोजन की बन जाएगी। तो धरती में सब कुछ है, लेकिन वो बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु, अळसिया दिखना बंद हो गया, वो सब मार दिए। इसका परिणाम अब यूरिया डीएपी बढ़ता जा रहा है, उससे भोजन। अगली बात देखिए, ये जो यूरिया डीएपी है ना, ये सीधा भोजन नहीं बनता पौधे का, और ये पता है साइंटिस्ट को, ये सीधा अपने आप भोजन नहीं बनता। वो जो 20, 25, 30 लाख बैक्टीरिया बचे हुए ना, वही इसको खा के भोजन पौधे के में बदलते हैं, और वो भी मर जाएंगे। तो यूएनओ की अगली रिपोर्ट है, अगले 30-40 साल यही खेती यूं ही चलती रही तो सारे देश की धरती ऐसे बन जाएगी जैसे घर का फर्श होता है, तिनका भी पैदा नहीं होगा। ये रासायनिक खेती के दुष्परिणाम इतनी तेजी से आगे आ रहे हैं, और ये धारणा उत्पादन घटेगा। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी, हम सभी लोग बाहर जो किसान आए हुए हैं प्राकृतिक खेती वाले, उन्होंने स्टॉल लगाए हैं, आप उनको जरूर देखिए, आप उनके हर चीज को देखिए, और वो छाती तान के बोल रहे। हम नहीं पूछ रहे थे क्या उत्पादन लेते हो, वो कहते हैं 10 एकड़ में मैं 25 लाख पैदा करता हूं। अभी की बात है, आप बाहर मिलो उन लोगों से। ऐसे किसान गुजरात में हैं जो 5-7 लाख रुपया प्राकृतिक खेती से बचा रहे हैं, और वो इतने खुश हैं कि हमारी धरती भी उपजाऊ बन गई। उनकी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2-2.5%, 1% से ऊपर चला गया, पानी बच गया, खर्चा बच गया, उत्पादन बढ़ रहा है। तो ये जो चिंता है कि इसे उत्पादन नहीं होगा, ये बिल्कुल दुष्प्रचार है। वो जैविक खेती में प्रॉब्लम है, प्राकृतिक खेती में प्रॉब्लम नहीं। जैविक खेती में क्यों है? क्योंकि वहां सीधा गोबर की खाद डालते हैं। अब उसमें बैक्टीरिया इतना नहीं होता। हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, आच्छादन की प्रक्रिया है, बहुफसल है। ये पद्धतियां ऐसी जिसमें सूक्ष्म जीवाणु हम बढ़ाते हैं। ये जो जीवामृत है, अब और नई बात मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर बलजीत सारन है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में इस समय सीनियर साइंटिस्ट हैं माइक्रोबायोलॉजी की। जब वो मेरे खेत में आए, उन्होंने देखा यही घटना जो मैंने बताई सूक्ष्म जीवन वाली। उसके बाद उन्होंने कहा भाई इस पे तो रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, गधे का, घोड़े का, ऊंट का, बकरी का, भैंस का, जर्सी गाय का, हॉस्टन गाय का, देसी गाय का, मैंने सबके गोबर इकट्ठे किए, अलग अलग सुखाए, और मैंने थैली बनाई कपड़े की, उन सबको अलग अलग उसमें भरा और उन पे नंबर लगाए मैंने।
नाम नहीं लिखा इसमें किस पशु का, वो मैंने अपनी डायरी में लिखा। 1 नंबर में भैंस का, 2 नंबर में जर्सी गाय का, 30 नंबर में होस्टन का, 4 में देसी गाय का, 5 में ऊंट का, 6 में बकरी का। मैंने उस साइंटिस्ट को नहीं बताए, केवल नंबर थैलियों पर लगाए और नाम मैंने अपने पास रखे। उनको मैंने दिया, इस पे रिसर्च करिए आप। 6 महीना रिसर्च की उस आदमी ने, और उसके बाद जो थैली उसने मेरे को पकड़ाई, उन्होंने कहा ये धरती के लिए वरदान है, ये देख किस चीज की थैली, और वो साहिवाल नस्ल की देसी भारतीय नस्ल की गाय की थैली थी। उन्होंने रिसर्च करके बताया इस गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया हैं जो धरती की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। और एक तरह के नहीं है, सैकड़ों तरह के बैक्टीरिया हैं गाय के गर्भ, ये आंतों में भगवान ने मानो फैक्ट्री लगाई। और गौमूत्र खनिज का भंडार मिला। गौमूत्र किसी भी प्रकार की खेती की कोई भी बीमारी को नष्ट करने की अपार क्षमता रखता है। अब मेरे खेत में कोई बीमारी आती नहीं। यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर भी आए हैं, साइंटिस्ट भी बैठे हैं। मैं बधाई देता हूं लोगों को भी, इन्होंने भी हमारी सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पिछले 3-4 सालों में जो रिसर्च की वो रिपोर्ट आ चुकी है। सभी यूनिवर्सिटीज का मानना है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन घटने का सवाल ही पैदा नहीं है, बीमारियां नहीं आती हैं। इसका प्रमाण आप जाके यूनिवर्सिटीज में भी देख सकते हैं। मैं तो साल में 1-2 बार जाता हूं, आज भी यहां पर हमारे स्टॉल लगे हैं। तो उत्पादन नहीं घटता, लागत इसमें है नहीं। मजे की बात क्या है कि इसमें क्या चाहिए प्राकृतिक खेती में, घर में 1 देसी गौ माता, और इसमें चाहिए थोड़ा सा दाल का बेसन, किसी भी दाल का, और थोड़ा गुड़। अब ये दोनों चीज किसान पैदा करता है। और 2 मुट्ठी मिट्टी चाहिए, वो भी किसान के खेत की है, तो बाजार में तो आने की जरूरत ही नहीं है। जब किसान का खर्चा ही नहीं होगा और उसका उत्पादन रासायनिक खेती से कम नहीं होगा, तो इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? प्रधानमंत्री जी का जो मिशन कि किसान का आय बढ़े, समृद्धि हो, उसकी उन्नति हो, ये पूरी संभावनाएं प्राकृतिक खेती में भरपूर मात्रा में है। और जिन जिन किसानों ने इस समय गुजरात में लगभग 8 लाख खेडूत हैं जो प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं। 8 लाख। किसी भी खेडूत से आप बात करो, जिसने शुरू कर दी, वो कोई आपको नहीं कहेगा मैं घाटे में चला गया। सब प्रसन्न हैं, सब सुखी हैं। मैं 1-2 वीडियो जरूर आपको दिखाऊंगा कि इस समय आज हमारी स्थिति क्या बन चुकी स्वास्थ्य की दृष्टि से। भैया एक वीडियो है जो एक दैनिक अखबार ने अभी 1.5 महीना पहले छापी थी, वो दिखाना इसमें। आज स्वास्थ्य पर कितना प्रतिकूल प्रभाव है, इसको आप देखो। ये आपके इस स्क्रीन पे उधर आइए, मेरे ख्याल में सामने भी दैनिक भास्कर है ना,